हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो घटना चक्र की क्लासेस चल रही हैं, घटना चक्र हिस्ट्री की जो सीरीज है ये, इसमें आज की क्लास में हम मौर्य काल के बचे हुए क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए थे मौर्य काल से संबंधित, और अब घटना चक्र में उसके बाद जितने क्वेश्चन हैं लगभग 80 क्वेश्चन हैं जो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, खासकर यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। यहाँ तक कि जो बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मौर्य काल से अक्सर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, खासकर अशोक से संबंधित। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाए खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है तो उसको सामान्यतः प्रियदर्शी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो देखिए, पहला है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। ये अखंड है, जी हाँ, ये एकाश्म पत्थर, एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। और दूसरा है स्तंभों का सैक्ट जो सुंडाकारी, ये भी सही है। और अगला है, ये स्थापत्य संरचना के भार है, ये वाला गलत हो जाए, क्योंकि अशोक के जितने प्रस्तर स्तंभ हैं वो स्वतंत्र रूप से हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्य अशोक लिखा हुआ है? तो ये सही हो जाएगा इसका कंगन हल्ली। कंगन हल्ली में जो है अशोक का रूप चित्र सर रान्य अशोक लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की। अशोक का जो नाम है वो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम के लघु शिलालेखों में अशोक का जो है व्यक्तिगत नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख में अशोक का नाम मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की का लघु अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जरा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है? ये संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिनमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया में। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्राबू स्तंभ लेख। ये राजस्थान में स्थित है भ्राबू। अगला क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण, और कालसी ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो ये मिली है कालसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो धौली उड़ीसा में है, ये सही हो जाएगा। कलसी कर्नाटक में, ये गलत हो जाएगा। एरागुडी आंध्र प्रदेश, ये भी सही हो जाएगा। जवगढ़ एमपी, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरहमा शिलालेख। बरहमा शिलालेख में कहा गया कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? तो ये होता है 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये है हाथीगुबा अभिलेख में, जो है खारवेल का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता
प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बारहवां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये कथन अशोक का है। अशोक जो है ये कथन कहता है 12वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें से कौन कौन सा है? दूसरा और 13वां शिलालेख जो है जहाँ पे संगम राज्यों का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो ऑप्शन में देखिए चोल, सातपुत और पांड्य दिया हुआ है। सातवाहन जो है इनका जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो टालमी जो ये आपका मिस्र का शासक था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का शासक था? तुर्मे जो है ये मिस्र का शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्यों का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, दूसरा है शांति और अहिंसा, तीसरा है बड़ों का सम्मान, चौथा धार्मिक सहनशीलता। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए। एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां स्तंभलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? हो जाएगा सोगौरव ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। पहला, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। दूसरा, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। दूसरा, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। इसमें कथन तो सही लेकिन कारण जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था, ये था आपका सेल्यूकस का दूत। और अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख हैं, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो टैक्स चोरी के लिए मृत्यु दंड था। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका में, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? ये मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो इसमें देखिए कंफ्यूजन है थोड़ा। देखिए जो इसका सही क्रम बनेगा
वो बनेगा संग्रहण, कर वाटिका या खारवटिक, फिर द्रोणमुख और स्थानीय। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ए पहला है कि सांस्कृतिक कला और साहित्य, बी सोने के सिक्के, सी प्रांतीय विभाजन और डी है हिंदकुश तक साम्राज्य। तो देखिए इसमें सोने के सिक्के नहीं होगा उनके बारे में, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भाग व बलि थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये राजस्व के स्रोत थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। सही उत्तर हो जाएगा सीताध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का प्रभावित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। ये संबंधित था मार्ग निर्माण। अगला क्वेश्चन है, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो ये था सड़क पर कीचड़ फैलाने के। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ अधिकारी दिया हुआ, दूसरी तरफ कार्य। देखिए तलार नामक अधिकारी जो था, तलार, इसका कार्य था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था ये। फिर पट्टुकोल जो था ये था ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। शासाधिपति था, ये था आपका चोरी डकैती के मुकदमे से संबंधित अधिकारी। और बलाधिप था, ये चुंगी का सुरक्षक। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित अस्तित्व में थे, कौन सा है। ऑप्शन में देखिए, धर्म महामात्र, अगला है धर्मस्थयी, तीसरा है रज्जुक और चौथा है कंटक शोधक। तो इसमें धर्मस्थयी और कंटक शोधक ये कौटिल्य के अनुसार है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मागध का। अगला क्वेश्चन है, गांव के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। सबसे पहले मौर्यों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। तो ये अर्थशास्त्र में था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो इसका सही उत्तर जाएगा मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो ये व्रात्य क्षत्रियों का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों भारत में किसी न किसी समय आए, आपको कालानुक्रम लगाना है। ऑप्शन में देखिए मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग और ह्वेनसांग है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बाद आ जाएगा फाहियान, फाहियान के बाद आएगा ह्वेनसांग और ह्वेनसांग के बाद आएगा इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है और मिलाना है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसको कहते थे सेंड्रोकोट्टस, बिंदुसार इसको कहते थे अमित्रघात, और अशोक इसको कहते हैं प्रियदर्शी, और चाणक्य कहते हैं विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, ये सही है। दूसरा है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, ये भी सही हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रणयम था, प्रणयम जो था ये आपातकालीन कर था। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। जल संसाधन व्यवस्था गिरनार क्षेत्र में, तो ये सुदर्शन झील से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है
महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और अशोक। तो ईस्वी सन की पूर्व शताब्दियों में, तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य अशोक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। दूसरा है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। तीसरा ऑप्शन है, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने उल्लेख है, तो ये सही है। और चौथा है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मौर्य काल के हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्रयक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है परखम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में बताना आपको कौन सा सही युग में सही है? तो कथन में देखिए, पहला है लोथल एक एंशियन डॉकयार्ड था, ये सही हो जाएगा। सारनाथ, दूसरा है सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा है राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक। और चौथा है नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। मौर्य काल संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षर की विषय वस्तु है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबारियों की दुर्भिसंधियों के बारे में। सो फ्रेंड्स, मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए थे 136 क्वेश्चन था, हमने 2 क्लास में इसको कंप्लीट किया। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।